Incredible India. Incredible India. Hi everybody. Good evening everybody. Today is 18th 19th January 2024, day number 18 and 19. Everyone is a magician. It depends on how much you believe in your magic. Believe in your magic. Today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes of time. See, what's fuzzy in your head is clear on the page. When we see writing as a tool for problem solving, a way of accessing our inner thoughts, of clearing out the mental clutter, it becomes much easier to make the space to write, to become, it becomes a no brainer. So, do you have a daily writing habit? You should maintain a journal. उसमें अपनी स्टडी को ट्रैक करिए, अपने हाइज अपने लोज को ट्रैक करिए. टॉक टू योर सेल्फ. ये जो आपका जर्नल होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपने प्रिपरेशन में बनाया है, दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट मेंटोर, बेस्ट स्टडी गाइड. सो इसको आप अच्छे से मेंटेन करिए. डेली अपना रिकॉर्ड रखिए, आज हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम चीज़ों को भूल जाते हैं, बट अगर हम उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें याद रहती है. सो मेंटेन अ जर्नल. डू यू हैव अ डेली राइटिंग हैबिट? यू शुड से yes. This is daily quiz question number 1. Which of the following in situ bioremediation techniques are correctly matched? आपको इसका आंसर बताना है. Bio augmentation, introduction of a group of natural microbial strains or a genetically engineered strain
टू ट्रीट कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं? बायो ऑगमेंटेशन। बायोस्पैरेजिंग का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर बिलो द वाटर टेबल टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन and to enhance the rate of biological degradation of contaminants by natural occurring bacteria. So आपको बताना है there are two terms environment and ecology के। पहला टर्म है bio augmentation और दूसरा टर्म है biosparaging. So you have to tell इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। So the right answer here is C. ये दोनों के दोनों absolutely करेक्ट स्टेटमेंट है। Question number 2. Which of the following are the common characteristics of invasive species? Invasive species. Rapid reproduction and growth, very low dispersal ability, then phenotypic plasticity. So you have to tell invasive species का characteristic क्या होता है। तो देखिए invasive species जो होगी, invasive species में इसमें आपको किसी नए एरिया में लोकेट होता है। इन्वेजिव स्पीशीज एक नए एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस होती है। अगर ये किसी नई जगह पर जा रही है तो रैपिड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ तो होना चाहिए। फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर वो न्यू जोग्राफिकल एनवायरमेंट में जा रही है तो कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। बट लो डिस्पर्जल एबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप न्यू एनवायरमेंट में जा रहे हो तो हाई डिस्पर्जल एबिलिटी होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज बी। 1 and 3, 2 is not possible. Question number 3. Gross capital formation will necessarily increase. Gross capital formation necessarily increase if gross domestic savings increases, gross domestic consumption increases, GDP increases. यहाँ लिखा है necessarily। तो अगर सेविंग्स बढ़ेगी तो जरूरी है कि क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा? नो। जीडीपी में कंजम्पशन बढ़ेगा तो जरूरी है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा? नो। जीडीपी इंक्रीज होगा तब भी नेसेसरी नहीं है कि वहां पे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ रहा है। सो द राइट आंसर इज डी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज द ओर विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। आपको आइडेंटिफाई करना है एल्यूमिनियम का ये ओर है। इट इज मेनली इन टर्शरी डिपॉजिट्स एंड इज एसोसिएटेड विद लैटेराइट रॉक्स। इट ऑल्सो अकर्स इन द कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है हम किसकी बात कर रहे हैं। इज इट निकल, कॉपर, बॉक्साइट या फिर नन ऑफ द अबव? सो द राइट आंसर हियर इज, बिकॉज बॉक्साइट मेंशन है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम मेंशन है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं दिस इज बॉक्साइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में है कंपेयर टू द फुल कैपेसिटी, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Ability of the air to hold water vapor depends entirely on its temperature. So you have to tell इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। जो थर्ड है, जैसे हॉट एयर होती है तो वो ज़्यादा मॉइस्चर कैरी कर सकती है, कोल्ड हो जाता है तो मॉइस्चर कम कैरी होता है, टेम्परेचर अगर कम होता है तो। सो दिस इज ट्रू। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर हो सकती है प्लेस टू प्लेस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू। बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एब्सोल्यूट नहीं होता, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो द राइट आंसर हियर इज सी। 2 and 3 करेक्ट हैं। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। देयर इज वन मोर क्वेश्चन। इट इज द ओर, आपको आइडेंटिफाई करना है। नहीं, ये भी हो गया है। ऑल 5 आर डन। यस यस, गुड मॉर्निंग। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। और टेल आज का स्कोर क्या रहा। इसी तरीके से हमको टेस्ट सीरीज भी करना है और हम डेली बेसिस पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। सिमिलरली टेलीग्राम क्विज भी आप ज्वाइन करिए और डेली 5 सच एमसीक्यूज आप वहाँ पर सॉल्व करिए। ये टेस्ट सीरीज है। अब देखिए ये एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हम डे 1 से करेंगे। इस पूरी टेस्ट सीरीज का जो साइकिल है ये पूरा 2024 साल है। 2024 साल पहले जो 5 महीने हैं, मतलब कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 26 मई तक हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स। इसके बाद मेंस की क्लासेस स्टार्ट होगी और मेंस की क्लासेस में हम जून से लेके सितंबर तक पढ़ेंगे मेंस की टेस्ट सीरीज। और देन फिर हम मेंस ओवर होते ही हम 3 महीने करीब
इंटरव्यू प्रिपरेशन को भी हम देंगे. सो दिस इज वेरी वेरी सिस्टमेटिक. एवरी सिंसियर स्टूडेंट, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन सिलोज में नहीं रखनी चाहिए और मन में डाउट भी नहीं होना चाहिए. सम स्टूडेंट्स आस्क कि सर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस वेस्ट हो जाए. वेस्ट कैसे होगा? आज नहीं तो कल आपको मेंस लिखना ही है. सो मन में ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए कि हम मेंस नहीं लिखेंगे. मेंस लिखेंगे, बिकॉज बिना मेंस के सिलेक्शन नहीं होगा. सो आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में कमिटमेंट करना चाहिए. एंड योर चॉइसेस शुड नॉट reflect your fears, but it should reflect your hopes and aspiration. पॉजिटिव वैल्यू से ड्रिवन रहिए और ऑप्टिमिस्टिक होके आप पढ़ाई करिए. ऑलराइट. और शॉर्टकट्स नहीं है. आपको प्रीलिम्स में भी अच्छा होना पड़ेगा, मेंस में भी अच्छा होना पड़ेगा और इंटरव्यू में भी अच्छा होना होगा. सो दिस इज एन इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज. सिमिलरली ये फाउंडेशन बैच था प्रीलिम्स 1. हमने जून से क्लासेस स्टार्ट की थी. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये सारे महीने ऑलमोस्ट हमने डेली बेसिस में पढ़ाई की है. 14 फरवरी टारगेट है. 14 फेब को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन इसके बाद 14 के बाद वी विल स्टार्ट. दिस इज इंग्लिश. तो ये कुछ शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस है टू टेल समवन टू वेट. जैसे आप बोल सकते हो, जस्ट अ मोमेंट, होल्ड ऑन अ सेकेंड, हैंग टाइट, please be patient, bear with me, give me a minute, I will be right back, let me finish this first, hold your horses, stay put, not so fast, slow down, wait a bit, wait your turn, one moment please, just wait and see, hold the line, don't rush me, sit tight and I need a moment. So see कितने सारे different तरीके हैं बोलने के लिए कि wait for some time. देन दिस इज सोशल मीडिया. डिड यू नो में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. आपको पता है इट टुक 2 years 11 months and 17 days टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेताजी विद द सोल्जर्स ऑफ INA इन बैंकॉक. ये बैंकॉक का फोटोग्राफ है फ्रॉम द आर्काइव्स. आप महादेव गोविंद रानाडे जी हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक. बाल विवाह के विरोध के साथ ही समाज सुधार एवं महिला कल्याण के लिए संपूर्ण जीवन आपने समर्पित किया था. क्या आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन काल में लगभग 1 लाख पत्र अपने प्रशंसकों को लिखे थे. डिड यू नो में ये प्राणपुर है मध्य प्रदेश में. इट इज रिनाउंड एज इंडियाज फर्स्ट क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज. ये है थोल्पा वकुत्तू. ये एक फॉर्म ऑफ शेडो पपेट्री है. दिस इज अ पपेट्री. कठपुतलियां जैसे होती है, दिस इज अ पपेट्री. ये केरला में है. क्या आप बता सकते हो इसमें किस एपिक के बेसिस पे स्टोरी टेलिंग होता है, रामायणा या फिर महाभारता? ये हमारा नेशनल फ्लैग है. आप बता सकते हैं हु अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एट द रिपब्लिक डे सेरेमनी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर? दिस इज कोलेरू लेक. कोलेरू इंडिया की, ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर वेटलैंड है जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा पे बनती है. ये क्रूशियल फ्लड बैलेंसिंग सिस्टम है. ये रामसर साइट रिनाउंड है फॉर द हाईएस्ट नोन पॉपुलेशन ऑफ स्पॉट बिल्ड ग्रे पेलिकन इन इंडिया. लोकटक लेक है. ये रामसर साइट है मणिपुर में. यहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ और यहाँ पे हैबिटेट है संगाई डियर का. दिस इज पॉइंट कैलिमेर. पॉइंट कैलिमेर है तमिलनाडु में. यहाँ मैनग्रोव्स है, मड फ्लैट्स हैं, फॉरेस्ट है, लगून है, बीचेस, ड्यून्स, बैकवाटर्स, ग्रासलैंड्स, सॉल्ट पेन्स, फिशिंग कैनाल्स एंड एक्वाकल्चर. ये वाइटल बर्ड कंजर्वेशन एरिया है और यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल भी हैं, डॉल्फिन और डुगोंग भी मिलते हैं. क्या आप बता सकते हो ये जो डुगोंग है ये वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है? दिस इज डुगोंग. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ तमिलनाडु? सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल बर्ड. तमिलनाडु का स्टेट बर्ड क्या है? इज इट सारस क्रेन, ग्रीन इंपीरियल पिजन, एमरलेट डव या फिर इंडियन बस्टर्ड? This is another beautiful bird. Which of the following is the state bird of Madhya Pradesh? Paradise flycatcher. This is Mrs. Hume's pheasant, house sparrow and black francolin. See, this is black francolin. तो tell ये कौन सी bird है? मध्य प्रदेश की. So this is social media update for today. अब हम quickly shift होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में. आज हम 2 दिन के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे and I will try to be little quick. This is January 18th, 2024, Thursday.
सो रेनफॉल राइजिंग इन ओवर हाफ ऑफ इंडियाज तहसील्स, तो मॉनसून एनालिसिस है। क्वार्टर 3 में ग्रोथ में स्लिप बिलो 6%, ICRA ने कहा। मोर गर्ल्स वांट टू बी डॉक्टर्स इंजीनियर्स बट मोर बॉयज एंड अप टेकिंग स्टेम कोर्स, तो ये ASER की डेटा रिपोर्ट है। देन दिस इज फ्रंट पेज एंड ये जो फर्स्ट हेडलाइन है, दिस इज अबाउट पाकिस्तान कंडम्स एयर स्ट्राइक्स बाय ईरान रिकॉल्स एम्बेसडर। तो पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, सो ये इवेंट है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। इस्लामाबाद आस्क्स इरानियन एनवॉय who's in Tehran not to return, says the strike were a violation of international law and the UN Charter। तो ईरान ने कहा पाकिस्तान के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उन पे यहाँ पर ईरान ने स्ट्राइक किया है। सो इंडिया ने बैक किया है ईरान को, टर्म्स स्ट्राइक्स एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, बिकॉज टेररिज्म का कोई जगह नहीं है इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। सो सेल्फ डिफेंस का इसको बताया गया है मैटर। दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा द स्ट्राइक्स हैड कम जस्ट अ डे आफ्टर द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स विजिट टू Iran. So this is this news. Second is top court wants authorities to act tough on incitement of violence and hate speech. अक्सर इंटरनेट में हम देखते हैं वायलेंस और हेट स्पीच काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है। द थिंग इज वी नीड टू कीप अ चेक। We require the authorities to be conscious that no incitement, भड़काऊ बातें, no incitement to violence and hate speech are permissible. DMs or SPs concerned will take necessary steps as may be required. So if you are having an internet presence, ये जो incitement of violence है या फिर hate speech है, you should not be a part of it. कॉन्शियस दैट नो इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड हेट स्पीच आर परमिसिबल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि हेट स्पीच और जो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस है इस पे सीवियर गवर्नमेंट क्रैकडाउन होगा। DMs and SPs concerned will take necessary steps as may be required. If necessary and deemed appropriate, police administration will install CCTV cameras having recording facility so as to ensure the identification of perpetrator in the event of any violence or hate speech. So do not be a part of this violence and hate speech. Then this is bull challenge. Bull tamers taking part in Jallikattu event in Madurai on Wednesday. So this is the front page of the Hindu. ये सेकंड पेज है। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। इसमें लास्ट जो सम टाइम से 7 अक्टूबर स्पेशली जो हम देख रहे हैं, वेस्ट एशिया, इजराइल, हमास, पैलेस्टीन, ईरान, इन सब में जो डिफ़िकल्टी हो रही है उसका बहुत अच्छे से समरी दिया हुआ है। तो इसको मैं एक बार लाइन बाय लाइन रीड करूँगा। ये रीजनल टर्मोइल है। रीजनल टर्मोइल मतलब दिस इज एंटायर वेस्ट एशिया रीजन, वेस्ट एशिया रीजन। बट द थिंग इज ये जो रीजनल टर्मोइल है देर आर चांसेस कि इसके स्पिल ओवर इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वेस्ट एशिया नीड्स अ सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम विद द पैलेस्टीन इशू एट सेंटर। तो सी द वॉर ऑन गजा इज नो लॉन्गर अबाउट इजराइल एंड हमास। इसमें केवल इजराइल और हमास नहीं है, ये अब वॉर स्पिल ओवर भी देखने को मिल रहा है। इजराइल हैज कैरिड आउट टारगेटेड स्ट्राइक्स इन लेबनान। तो अभी लेबनान पे अटैक हुआ, स्ट्राइक किया इजराइल ने, सीरिया और हेजबोल्ला पे भी, हमास ईरानियन कमांडर्स पे भी। सदर्न लेबनान में हेजबोल्ला इज एक्सचेंजिंग फायर विद इजरायली ट्रूप्स। ईरान बैक्ड मिलिशिया है। ये जो मिलिशिया है इनको ईरान बैक कर रहा है। दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स। Iran backed militia in Syria and Iraq have attacked US forces in Syria and Iraq. Houthi Iran backed rebels हैं, ये यमन के आसपास ऑपरेट करते हैं। They have turned to Red Sea into a battlefield. तो रेड सी में बाबल मंडप को चोक कर दिया है। यूएस की एयर स्ट्राइक है इराक में, सीरिया में, यमन में, और ये रिटेलिएशन होगा शिया मिलिशिया के लिए, शिया मिलिशिया। तो इससे केओस है, इनस्टेबिलिटी है। और इस्लाम में प्राइमरली एक शिया सेक्ट है और एक सुन्नी सेक्ट है, और शिया एंड सुन्नी सेक्ट के बीच में भी हमने टेंशन्स देखे हैं। सो ये जो रिटेलिएशन है ये अगेंस्ट है शिया मिलिशिया। अब जो सुन्नी मिलिशिया है उन्होंने अटैक किया ईरान पे, तो इससे ये जो नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू पावर प्रोजेक्शन हो रहा है ये एस्केलेट होने का हाई चांस है।
Iran claims to have destroyed an Israeli intelligence output in Iraq's Kurdistan and training camps of Sunni Islamists in Syria and Pakistan in airstrike. तो जैसे अभी ईरान एंड पाकिस्तान, ईरान प्राइमरली स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है शिया ग्रुप का. सो ये जो क्लासिक केस है रीजनल एनार्की का, which countries are attacking unilateral military measures to address their perceived security challenges. तो countries को भी insecurities होती है, apprehensions होते हैं, और security challenges को overcome करने के लिए these countries are not relying on UN or UNSC or world bodies. Instead, they are taking unilateral military measures, throwing international law and the idea of sovereignty, bedrock of international system, टू द विंड, देयर बाय रिस्किंग अ वाइडर ऑल आउट वॉर. तो अगर हर कंट्री इस तरीके से यूनिलैटरल एक्शन लेने लग जाएगी, सो देर आर गुड चांसेस कि ये और एस्केलेट होगा और ये टर्न हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 में. अक्टूबर 7 के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बताया था यूएस के, द मिडिल ईस्ट इज अ, इसके पहले सी इंटरनेशनल रिलेशंस में चीज़ें बहुत तेजी से बदलती है, रातों रात नैरेटिव्स चेंज हो जाते हैं, इवेंट्स चेंज हो जाती है. अक्टूबर 7 के ठीक पहले यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था, द मिडिल ईस्ट इज क्वाइटर टुडे देन इट हैज बीन इन 2 डेकेड्स. और देखो विद इन 2 मंथ्स सिचुएशन चेंज हो गई है. अब्राहम अकॉर्ड की हम बात कर रहे थे, वर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग. सऊदी अरेबिया एंड इजराइल वर मूविंग क्लोजर टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन. इराक हैड बिकम क्वाइटर. Gulf Arabs and Iran had reached a rapprochement, and a ceasefire was holding in Yemen. So it was looking like calm, but ये calm before the storm type कहा जा सकता है. अब इस 2 महीने में जो चेंजेस आए हैं, हमने ओल्डेस्ट क्राइसिस इन द रीजन जो इसराइल और पैलेस्तीन का था वो भी बैक बर्नर पे आ गया था. वर्ल्ड अब इसराइल पैलेस्तीन टॉपिक को बात नहीं कर रहा था. बट अक्टूबर 7 में जब हमास अटैक होता है और उसके बाद इसराइल का सब्सिक्वेंट वेंजफुल ऑफेंसिव होता है गाजा में, तो इससे ये पूरा वेस्ट एशिया फिर से न्यूज में आ गया है, ट्रिगरिंग परहैप्स द डीपेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस इन द रीजन इन 1967. अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राज्य इन्वॉल्व नहीं है, नेशन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव है. जैसे इसराइल पैलेस्तीन में हमास एक्टिव है, ईरान से हौदी मिलिशिया है या फिर हेजबुल्ला है. सो द थिंग इज देयर आर नॉन स्टेट एक्टर्स. एब्सेंस ऑफ एन ऑफ रैम्प कॉम्प्लिकेट मैटर. 100 दिन हो गए यहाँ पे, इसराइल को भी बहुत कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं मिला है हमास ऑपरेशन से. हाउदी जो मिलिशिया है 7 years ऑफ सऊदी बॉम्बिंग सर्वाइव किए थे. सो द थिंग इज अमेरिकन एयर स्ट्राइक से भी कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं आने. ईरान वांट्स टू शोकेस स्ट्रेंथ एंड बोल्डनेस. अब यहाँ पे लीडरशिप की भी बात है. ईरान वांट्स टू पोर्ट्रे इटसेल्फ लाइक स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड द लीडर ऑफ रीजन. सो ईरान ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया को भी चैलेंज करता है व्हेन इट कम्स टू रीजनल लीडरशिप. सो द थिंग इज ईरान वीकनेस शो नहीं कर सकता है. ओल्ड ऑर्डर जो है जिसमें अमेरिका की यहाँ पे प्रेजेंस होती है वो अब नहीं दिख रही है. वेस्ट एशिया में नया सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम बन रहा है, इमीडिएट सीज फायर इज रिक्वायर्ड, और अदरवाइज ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है ये एक्सपैंड होने के काफ़ी चांसेस हैं. सो दिस इज रीजनल टर्मोइल. अब ये बड़े अच्छे से समराइज किया था इस एडिटोरियल में लास्ट 2 months की पूरी एक्टिविटीज. ये अर्ली लीड है. दिस इज ट्रम्प सीम्स द फेवरेट टू विन द रिपब्लिकन नॉमिनेशंस. देन इंडियाज फाउंडेशनल बैटल, और ये है सर्च फॉर डिटरेंस इन द रेड सी. अब यहाँ पर भी यही बात है कि जो रेड सी है, और रेड सी में बाबल मंडप आता है, यमन की प्रॉक्सिमिटी है, सोमालियन पायरेट्स ऑलरेडी यहाँ पर थे. अब हाउतीज ने इजराइल जो राउटेड शिप्स है या फिर इन जनरल यूएस एसोसिएटेड शिप्स है उन पे अटैक करना चालू कर दिया है. तो यूएस भी यहाँ पर मिलिट्री स्ट्राइक्स कर रहा है. बट द थिंग इज ये पूरा एपिसोड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है. इसमें डिसरप्शन है. ऑब्वियसली पीस जो है वो कंसेंसस से ही पॉसिबल है. मिलिट्री माइट से यहाँ पर पास्ट में भी हमने देखा था पीस एस्टैब्लिश नहीं हो पाई. ऑपरेशनल प्रॉस्पेरिटी गार्डियन यूएस ने स्टार्ट किया था. कोलिशन ऑफ विलिंग नेशंस था, लाइक माइंडेड नेशंस का, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड एंडोर्समेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी को दे. बट ये जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियंस है इसके भी ज़्यादा टेकर्स नहीं मिले हैं. बट दैट डजंट मीन कि हमें सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को फ्री नहीं करना है. सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को फ्री फेयर होना चाहिए. पायरेट्स एक्शन वहाँ पर नहीं होना चाहिए. अदरवाइज दिस इज अ लॉस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड.
सऊदी अरेबिया कैच 22 सिचुएशन में आ जाता है, बिकॉज एक तरफ सऊदी की प्रॉक्सिमिटी यूएस की तरफ है, और दूसरा अगर सऊदी ओपनली यूएस के साथ स्टैंड करता है तो अदर इस्लामिक नेशंस या रीजनल जो प्रेजेंस है वहां पे सऊदी को बैकलैश झेलना पड़ता है. सो दैट इज वाई इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर, a search for deterrence in the Red Sea. Then the fading role of universities in society. Universities and college at times इनकी डिग्री पे सवाल उठते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कॉलेज क्या हमें एम्प्लॉयबल बना रहे हैं, क्या हमें रियल लाइफ स्किल सिखा रहे हैं, लाइफ को फेस करने का हमें वहाँ पे एजुकेशन मिल रहा है या नहीं. रूरल गर्ल्स वांट टू बी इंजीनियर्स डॉक्टर्स बट चूज आर्ट्स. तो ASER का ये रिपोर्ट है. मिसमैच भी आता है एस्पायरेशन एंड स्ट्रीम चॉइसेस में. ये स्पेशली स्टार्क है अनंतनाग इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी में. दिस इज डी लिस्टिंग सम कुकी जोमी ट्राइब है. यहाँ पे नेशनल सेक्रेटरी ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पे डी लिस्टिंग हुआ है सर्टन कुकी एंड जोमी ट्राइब्स का फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में. So this is first time members of Meeti community have tried to push for their inclusion on the ST list by arguing कि certain Kuki and Jomi tribes did not deserve. So ये बात है ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में नाम इंक्लूड करने का. ये चाइना और ताइवान के रिलेशंस हैं. ताइवान चाइना दोनों अपने आप को असल चाइना बोलते हैं. चाइना मतलब दिस इज लैंड, मेनलैंड चाइना. ताइवान एक आइलैंड है. 1949 का जब सिविल वॉर हुआ था तो ताइवान में चला गया डेमोक्रेसी और चाइना में हो गए कम्युनिस्ट. सो यहाँ पर बात है कि क्या अभी दोनों में नॉर्मलसी होगा या नहीं होगा. वैसे तो ये इंटरनल मैटर है चाइना एंड ताइवान का. वन चाइना पॉलिसी भी है जिसमें चाइना ताइवान को अपना एक पार्ट डिक्लेयर करता है. इंडिया वन चाइना पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रखता है. नाउरू एक स्मॉल आइलैंड नेशन है विच announced that it is shifting its diplomatic relations from Taipei to Beijing. Actually ताइवान को बहुत सारे कंट्रीज आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, रिकॉग्निशन नहीं करते हैं, बायलैटरल रिलेशंस नहीं रखते हैं, ऑफिशियल बायलैटरल रिलेशंस. Beijing has followed a pattern of luring small nations with the promise of financial investment and infrastructure development. अब देखो बीजिंग की टेक्निक क्या है. बीजिंग को ये पता है यूनाइटेड नेशंस में हर कंट्री का एक वोट है, हर कंट्री का एक वोट है. तो बहुत सारे जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, इंक्लूडिंग सम आइलैंड्स जो अभी न्यूज़ में भी थे. सो द थिंग इज ऐसे बहुत सारे जो स्मॉल आइलैंड नेबर्स भी हैं और आइलैंड्स भी हैं. बीजिंग यहाँ पर चेकबुक डिप्लोमेसी से उन्हें अपने फेवर में करने की कोशिश करता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो वोटिंग भी होगा वो तो पर हेड के बेसिस पे होता है, और स्मॉल आइलैंड्स को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पाइप्ड ड्रीम्स दिखाकर, डेट ट्रैप का लुक्रेटिव ड्रीम्स दिखा के बीजिंग उनको अपने फेवर में करने की कोशिश करता है. तो सिमिलरली जैसे नाउरू ने अभी ताइवान से रिलेशंस ब्रेक किए हैं और बीजिंग में अपनी डिप्लोमेटिक जो है रिलेशंस वो बीजिंग में शिफ्ट करने की बात की है. तो दिस इज अगेन टैक्टिक्स ऑफ चाइना. तो चाइना ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई कि स्मॉल नेशंस कौन है या फिर जो फाइनेंशियली जिनको फाइनेंस की ज़रूरत है. तो इफ़ यू आइडेंटिफाई द पैटर्न बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, तो जितने भी पैसों की ज़रूरत जिस कंट्री को है, बीजिंग उसको इजी मनी देता है और बदले में उसकी सोवरेनिटी खरीद लेता है. सो द थिंग इज मिस्टर शी जिनपिंग ने भी कहा था रीयूनिफिकेशन विद ताइवान इज इनएविटेबल, ताइवान इज अ सेक्रेट टेरिटोरी. अब मिस्टर शी जिनपिंग का डॉक्ट्राइन है बिकॉज एम्बिशियस लीडर ऑन द रैंक्स ऑफ से माओ जेडोंग इनकी या फिर डेंग जियाओपिंग, ऐसे ग्रेट लीडर्स ऑफ चाइना में मिस्टर शी जिनपिंग अपना नाम रखना चाहते हैं, और वो तब होगा जब ऐसा कुछ बड़ा इवेंट होगा. सो दैट इज वाई ये भी एक चाइना का टैक्टिक है. अभी जो चाइनीज टैक्टिक चल रही है वो चल रही है मिलिट्री माइट की. डेंग जियाओपिंग के टाइम पे चाइना का फोकस था इकोनॉमिक माइट में. तो अभी पैसा है चाइना के पास, अब वो मिलिट्री माइट करने की कोशिश कर रहा है. सो दिस इज चाइना ताइवान रिलेशंस. देन ये नो योर इंग्लिश है. देन दिस इज इवेंचुएट का मतलब है टू रिजल्ट इन, इवेंचुअली ऐसा हो गया, टू रिजल्ट इन. ओके, देन दिस इज रिजल्टेड इन, सिंपलर एंड क्लियरर. फुलजम है, फुलजम है. देन यहाँ पर फुलजम है, कोपियस है, अबुंडेंट है. फुलजम के नेगेटिव कोनोटेशन होते हैं, हैज नेगेटिव कोनोटेशन. इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोपियस है या फिर अबुंडेंट है. फुलजम प्रेज है मतलब नेगेटिवली एक्सेसिव और इनसिंसियर प्रेज है वहां पे. सो दिस इज फुलजम. देन दिस इज श्मूज का मतलब होता है आइडल टॉक या गॉसिपिंग करना. गॉसिपिंग को बोलते हैं
कलर वर्ड जनरली यूज होता है। ह्यू एक लिटरेरी वर्ड है। ह्यू कलर शेड्स है, अलग अलग रंग रंग के। अ शेड ऑफ कलर, एट्रीब्यूट्स ऑफ कलर। ओके, सो दिस इज गॉब। गॉब का मतलब है मैन हु सर्व्स एज अ सेलर, तो उनको बोलते हैं सी फेरर, सी मैन या फिर गॉब। ट्रेड यूनियन ने अनाउंस किया स्ट्राइक ऑन फैब 16। इंडिया डिफेंड्स ईरान। सी, इंडिया ने ईरान को डिफेंड किया है, कहा है इट्स पोजीशन अगेंस्ट टेररिज्म। एमईए ने कहा है कि ये एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। ईरान की स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान हैड कम जस्ट अ डे आफ्टर ईएम मिस्टर एस जयशंकर विजिट टू तेहरान। इससे पहले पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, इन पे पहले भी स्ट्राइक्स हो चुका है। इंडिया ने भी ऐसा एक स्ट्राइक किया था बालाकोट स्ट्राइक के बाद। दिस दिस इंडिया ने टेररिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको न्यूट्रलाइज किया था। तो सिमिलरली ईरान ने भी यहाँ पर टेररिज्म के अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस ये किया है। नो सीएम इज अबव द लॉ एंड दिस इज डिसप्रपोर्शनेट एक्ट है। देन दिस इज फर्टिलाइजर सब्सिडी लाइकली टू कम डाउन। यहाँ पे बताया है मनसुख मांडविया जी ने, यूनियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर। और ये नेवी है, नेवी का मिक्स मार्चिंग कंटिजेंट होगा रिपब्लिक डे परेड में, जैसा अभी हमने शुरू में एक वीडियो देखा। नारी शक्ति हम यहाँ पे एम्फेसिस देंगे। इंडिगो है, रेनफॉल राइजिंग इन ओवर हाफ ऑफ इंडिया सब डिस्ट्रिक्ट्स, 4 डेकेड स्टडी बताता है। बट द प्रॉब्लम इज टेम्पोरल एंड स्पेटियल पैटर्न ऑफ रेनफॉल ऑल्टर हो रहा है। सर्टेन टेक्स ओवर 11 months to plug vulnerabilities exposing personal data. तो दिस इज कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ओवर हाफ ऑफ यूथ स्ट्रगलिंग विद बेसिक मैथ्स, एएससीआर की स्टडी ने बताया है। सी, दिस इज द प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा पैंडेमिक है। हमें बेसिक मैथ्स नहीं आती है, हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है। और ओवर टू दैट आजकल ये चीज़ भी बहुत देखने को हो रही है कि हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आर बिकमिंग वेरी एग्रेसिव। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हाफ ऑफ यूथ स्ट्रगलिंग विद बेसिक मैथ्स, एएससीआर की स्टडी ने बताया है। तो बियॉन्ड बेसिक्स है, इसमें प्रथम काफ़ी सारे 14 से 18 साल के बच्चों का स्टडी किया। और इंटरनेट का भी है, हम बहुत ज़्यादा वीडियो ड्रिवन हो रहे हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स करेक्ट नहीं हो रही है। कई बार हम डिसइल्यूजनमेंट में भी रहते हैं बहुत ज़्यादा। सो द थिंग इज दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। बेसिक एबिलिटीज़ हैं, जैसे मैथ्स हुआ, इसमें प्रॉब्लम है। बेसिक साइंस में प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्किल्स नहीं है एवरीडे कैलकुलेशन में। आप फॉर्मल लिख नहीं पा रहे हैं एक पेज में। जैसे लेट अस गिव यू वन चैलेंज, लेट मी गिव यू वन चैलेंज। आप अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक लो, कोई भी टॉपिक जो आपको सबसे अच्छे से आता है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी पसंद का एक टॉपिक उठाइए और उसमें 400 पेजेस, 400 ज्यादा हो गया, चलो आप 100 वर्ड्स लिख के बताइए उसमें। 100 वर्ड्स बिना कॉपी देखे, बिना कुछ आप नोट्स देखे, 100 वर्ड्स आप वहां पे लिख के बताइए और फिर उसको पढ़िएगा। यू विल रियलाइज कि हम कितने पानी में हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक वो असल स्टडी नहीं है। सो दिस इज एएसईआर की स्टडी। तो यहाँ पे बताया है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम चीज़ों को, अपने जो पढ़ने का तरीका है इसमें भी हम नेसेसरी चेंजेस करें। ओल्ड स्कूल इज़ अ गुड स्कूल। ग्रीनलैंड हैज़ लॉस्ट 20% मोर आइस देन प्रीवियसली थॉट। तो ग्रीनलैंड में इतना टन आइस लॉस हुआ है। यूएस रिलीज्ड हाउथीज एज टेररिस्ट इन रेस्पॉन्स टू रेड सी अटैक। एंड देन प्रोटेस्टर रशियन पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन है। इजरायली सिक्योरिटी कंटिजेंट ऑन पाथ टू पैलेस्टीन स्टेट है। देन व्हाई डिड ईरान कैरी आउट स्ट्राइक्स इन इराक, सीरिया एंड पाकिस्तान। तो ईरान ने इराक पे, सीरिया पे और पाकिस्तान पे अभी एयर स्ट्राइक किया है। देन इजराइल्स एस्केलेट गाजा स्ट्राइक आफ्टर मेडिसिन फॉर एड डील। चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। चाइना अभी नंबर 2 है वर्ल्ड में व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन। श्रीलंका का टॉप कोर्ट क्वॉशेस प्रेसिडेंशियल पार्डन। देन दिस इज नेक्स्ट वन। टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स Q3 में स्लिप हो सकती है ग्रोथ बिलो 6%। HDFC है। मार्केट्स माइट बी रनिंग अहेड, मिस्टर दास साहब ने बताया। इंडिया 1 अक्टूबर से जनवरी 15 शुगर आउटपुट ड्रॉप हुआ है। देन AI काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन किडनी डिसीज ड्रग है, टाटा मोटर्स है। टेक्नोलॉजी में अभी काफ़ी ले ऑफ चल रहा है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, ये है लिसन टू योर गट। अक्सर हम बोलते हैं ना अपनी गट को सुनना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। लिसन टू योर गट, इट मे बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट योर हार्ट। तो साइंटिस्ट ने अभी बताया है कि जो हमारा गट होता है, गट में एक बायोम होता है, माइक्रोबायोम। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट बैड।
some bacteria are really important and useful for normal functioning of our body, बट हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इससे हमारी बैक्टीरियल हेल्थ इम्पैक्ट होती है। तो एनवायरमेंट, डिसीज, अवर डाइट्स, ये सब गट माइक्रोबायोम को इम्पैक्ट करते हैं। तो ऐसा एविडेंस है कि अगर गट हेल्थ खराब होती है तो हमारी ओवरऑल बॉडी सफ़र करती है। हमारा फूड डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, मेटाबोलाइज की मेटाबोलाइट्स, इम्यूनिटी, गुड मेंटल हेल्थ, ये सब गट हेल्थ पे डिपेंडेंट है। तो गट ह्यूमन जो जीनोम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइक्रोबायोम और हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन है। ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट बैड। जैसे कई बार हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उससे हमारी गट हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। सो द थिंग इज, फिर क्या होता है कि अगर गट हेल्थ खराब होती है तो ओवरऑल हमारा हार्ट एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स है, वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। इससे लिंक टू कैंसर भी है। वन मोर थिंग, जो यूरिन का कलर है ये भी आपकी हेल्थ को बताता है। जब जॉइंडिस होता है तो बिलुरुबिन बढ़ता है जब बॉडी मेटाबोलाइजेस हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो अगर येलोइंग ऑफ द आई है, येलोइंग ऑफ द दिस यूरिन है, तो इससे क्या होता है, दिस जॉन्डिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंशिएंट डीएनए रिवील्स ओरिजिन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, सैनिटेशन एंड मेडिकल केयर का ये टर्म है। देन दिस इज न्यूज। सो दिस इज 18th ऑफ जनवरी 2024। अब हम क्विकली 19th ऑफ जनवरी का न्यूज़पेपर देखते हैं। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस बिगिन विथ फ्राइडे जनवरी 19th, द हिंदू न्यूज़पेपर। सी, यहाँ पे अब पाकिस्तान का रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक है ईरान पे। तो अभी लास्ट डे हमने पढ़ा था ईरान का एक्शन था ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान लॉन्चेस रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स इन ईरान। सो लेट अस सी, अब ईरान पे चार्जेस लगाए हैं पाकिस्तान में कि ईरान से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है। नेवी हेल्प्स ड्रोन हिट वेसल इन गल्फ ऑफ अडन। तो इंडियन नेवी वेरी प्रोफेशनल एंड थॉरो। इंडियन नेवी का नेवी डिस्ट्रॉयर है आईएनएस विशाखापट्टनम। तो एक डिस्ट्रेस कॉल आया था मार्शल आइलैंड से और यहाँ पर नेवी ने रेस्पॉन्ड किया और जो अटैक है उसको थ्वाट किया। दिस इज अगेन वेरी स्कैरी। बोट कैप्साइज हो गया था, इसमें छोटे बच्चे स्कूल के थे एंड 2 टीचर भी थे। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट पेज है। दिस इज टफ ड्राइव, नो क्लैरिटी है, डेंस फॉग है मछलीपट्टनम हाईवे इन आंध्र प्रदेश में। सो दिस इज फॉग। 13% ऑफ लैंड मास इन केरला वल्नरेबल है लैंड स्लिप्स में। तो ये मैप ने बताया 13% ऑफ केरला में लैंड स्लिप्स के चांसेस ज्यादा है। इसरो अपग्रेड्स इट्स डिस्ट्रेस अलर्ट डिवाइस फॉर फिशरमैन। तो ये इसरो है, इसरो ने इम्प्रोवाइज्ड डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर को स्टार्ट किया है सो दैट जो फिशरमैन सी में जाते हैं और अगर चॉपी वाटर्स है, डिफिकल्ट वेदर है, स्टॉर्म्स हैं, तो इसरो के इस इनिशिएटिव से फिशरमैन अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं। तो दिस इज डिस्ट्रेस अलर्ट। तो दिस इज डेट एसजी ऑन रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे इसको देखा जाएगा। सो दिस इज डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर बाय आईएसआरओ। इंडिया का जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक है 300 मिलियन हो जाएगा बाय 2030, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया। उड़ान, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उड़ान? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उड़ान? सो दिस इज दिस पेज। स्पॉटलाइट में है 46 डेज ऑफ आस्किंग फॉर मोर। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं महाराष्ट्र, अक्रॉस महाराष्ट्र ऑफ आज़ाद मैदान। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं इन्हें बेटर बेनिफिट्स मिले, फंड अलोकेशन भी हो, न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ दोज इन केयर। सो दिस इज आंगनवाड़ी। प्राइमरी हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज डैशिंग थ्रू द स्लो। देन अ जूल इन जामिया नगर, ये बुक स्टोर है। सॉन्ग ऑफ द ईस्ट है, दिस इज एग्जीबिशन। यहाँ पर है मोटिवेटेड लिटिगेशन। तो कोर्ट ने कहा है शुड नॉट अलाउ सूट्स दैट सीक टू कन्वर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। स्मॉलर सिटीजन्स, यहाँ पे बात है डिस्पाइजिंग राइजिंग एनरोलमेंट, गैप्स इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम आर नॉट क्लोजिंग क्विकली। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब केवल 4 किताब पढ़ना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि ओवरऑल ये हमें लाइफ स्किल्स भी सिखाए, जो बेसिक मैथ्स है, बेसिक कम्युनिकेशन है, बेसिक हाउ टू डील इन अ ग्रुप, हाउ टू बी अ टीम प्लेयर, हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू डू वेल इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। ये सारी लाइफ स्किल्स भी हमें एजुकेशन में इंक्लूड होना चाहिए।
So the purpose of education is to make good human beings, no? जैसे आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, आप सबने GS4 पढ़ा है, GS4 पढ़ा है। GS4 में आप एथिक्स पढ़ते हैं, इंटीग्रिटी पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। अब खुद से पूछिए क्या आपके बिहेवियर में ये चीज़ दिखती है? नहीं दिखती है तो ये दिखना चाहिए। द थिंग इज, हमें जो एजुकेशन है, एजुकेशन में हमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा रखना चाहिए और उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लाना भी बहुत ज़रूरी है। केवल नंबर्स नहीं होते कि हमारे यहाँ कितने एजुकेशन है, कितने स्कूल्स हैं, एट्सेट्रा। व्हाट अबाउट द क्वालिटी? गैप्स इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम आर नॉट क्लोजिंग क्विकली। ASER का रिपोर्ट है 2023 का, बियॉन्ड बेसिक्स सर्वे सिविल सोसाइटी प्रथम एक है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने किया है रूरल स्टूडेंट्स 14 से 18 एज ग्रुप में। हाफ स्ट्रगल्ड विद बेसिक मैथ्स, अ स्किल दे शुड हैव मास्टर्ड इन क्लास 3 एंड 4। सो दिस इज द थिंग। जिससे आपको एक और बात बताता हूँ, इसे डांट नहीं रहा हूँ, बट यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन करने आते हो तो पहले आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आती है। एटलीस्ट आपको ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है, जनरल साइंस भी आती है। आपको बेसिक फिजिक्स पता है, व्हाट इज करंट, एसआई यूनिट्स पता है, बेसिक बायोलॉजी पता है। तो ये चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड है। ये एक्सपेक्टेड है कि आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है और बोलना भी आता है। तो द थिंग इज कि अगर ये चीज़ नहीं आती है तो पहले हमें इधर फोकस करना चाहिए। यूजुअली जिन स्टूडेंट्स का स्कूलिंग स्ट्रांग होता है वो यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी अच्छा करते हैं, बट हम वापस तो जा नहीं सकते। सो द थिंग इज कि अभी भी टाइम है। आप बड़ी बड़ी हाई फाई चीज़ें मत करिए, आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो बेसिक स्कूलिंग की जो किताबें हैं, एनसीईआरटीज है, ये स्ट्रांग रहना चाहिए। सिलेक्शन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से नहीं होता है। सिलेक्शन तब होता है जब हम इजी क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स नहीं करते, और इजी क्वेश्चंस मतलब हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है। यूपीएससी में हर साल 15 से 20 सवाल आएंगे जो आउट ऑफ द वर्ड होंगे, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता, और उन प्रश्नों का कोई रेलेवेंस भी नहीं है। सिलेक्शन तो 40-50% पे ही हो जाता है। तो इजी और मॉडरेट सवाल गलत नहीं होने चाहिए, वो तभी होंगे जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो आप फैंसी चीज़ों के पीछे मत भागिए, पहले अपनी फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए। 14 फरवरी तक एवरी वन ऑफ यू कोई फैंसी चीज़ मत करो। आप अपनी पॉलिटी अच्छी करो, ज्योग्राफी अच्छी करो, हिस्ट्री अच्छी करो, इकोनॉमिक्स करो और जनरल साइंस। ये 5 चीज़ें आप करो। ये चीज़ आपको हमेशा सस्टेन रहेगी। करंट अफेयर्स तो बाद में भी पढ़ लेंगे, पर ये चीज़ पढ़ने का टाइम अभी है। ओके, सो एवरी वन ऑफ यू फोकस ऑन योर बेसिक्स। और 14 फेब तक आप कोशिश करो, अभी 17-19 जनवरी हो गया है, 14 फेब तक कंप्लीटेड। तो यहाँ यही प्रॉब्लम है, हम बड़ी बड़ी चीज़ें देख रहे हैं और यहाँ पे बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। हम स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हैं पर ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमारा जो कंडक्ट होता है ऑनलाइन वर्ल्ड में वो भी एट टाइम्स इनएप्रोप्रिएट होता है। तो द थिंग इज लैग इन रीडिंग एंड सॉल्विंग सिंपल अरिथमेटिक है। तो द थिंग इज ये एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में। तो राइट टू एजुकेशन है, हमने यूनिवर्सल एजुकेशन किया, बट अब इसमें क्वालिटी लाने की भी ज़रूरत है, करिकुलम में नेसेसरी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये है शशि थरूर साहब का आर्टिकल, और यहाँ पे लिखा है बिलेगर्ड इंडियन मीडिया वो व्हाट इज। इसका मतलब होता है आप कहाँ जा रहे हो। जैसे हम अक्सर बोलते हैं प्रिपरेशन में भी, स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन मैटर करता है। स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन मैटर करता है। आपने 18 घंटे पढ़ लिया और बहुत सारी बुक्स कंप्लीट कर ली, बट द थिंग इज़ क्या वो ज़रूरी था? क्या वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आपको रिक्वायरमेंट है? स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन मैटर करता है। तो सिमिलरली इंडियन मीडिया पे यहाँ पे सवाल पूछा है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ये लिबरलाइजेशन हुआ 1991, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई, इंटरनेट भी आएगा बाद में, मीडिया के फॉर्म भी चेंज होंगे। पहले टेलीविज़न मीडिया आता था, 24/7 टेलीविज़न मीडिया का सीज़न आता है। फिर एक बात आती है टीआरपी की। तो टीआरपी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है किसी भी क्वालिटी को चेक करने का, कि अगर टीआरपी ज़्यादा है मतलब वो अच्छा शो है, अच्छा न्यूज़ आइटम है। टीआरपी कम है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। सो द थिंग इज़ ये आ जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने की होड़ आ जाती है। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी एट टाइम्स कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और मीडिया को जो फोर्थ एस्टेट बोला गया है
वो खुद बन जाता है विटनेस, प्रोसिक्यूटर, जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर। तो ये अपने आप में सारे रोल्स अपने आप ले लेता है। मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल में एट टाइम्स चीजें बोली जाती है जो इनकरेक्ट भी होती है, आउट ऑफ कैपेसिटी होती है। सो मीडिया खुद विटनेस बन रहा है, प्रोसिक्यूटर बन रहा है, जज बन रहा है, जूरी बन रहा है, एग्जीक्यूशनर बन रहा है। इसके अलावा ये मीडिया ट्रायल्स होने लग गए हैं, मीडिया ही सबका ट्रायल दे देता है और जजमेंट भी डिसाइड करके बता देता है। सोशल मीडिया आ गया, अब सोशल मीडिया में नंबर्स होते हैं, तो आपको पता है ये इतने जो बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, काउंट्स आते हैं, व्यूज एक्सेट्रा, इसमें 50% से भी ज़्यादा जो व्यूज होते हैं ना वो नॉट करेक्ट होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं वो। द थिंग इज कि फिर क्या बनाया जाता है, एक लॉबी बनाई जाती है, एक लॉबी बनाई जाती है, एक आर्मी बनाई जाती है, ट्रोल्स आ जाते हैं, वो ओपिनियन शेप करते हैं। कई बार आप देखोगे जो मीडिया पर्सनालिटीज भी होते हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, व्हेन यू विल थिंक केयरफुली यू विल रियलाइज कि वो आपकी हर चॉइस डिक्टेट करने लग गए। आपको कैसे सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है, क्या आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, दे हैव स्टार्टेड डिक्टेटिंग योर चॉइसेस। सो दिस इज अगेन कि सोशल मीडिया से हम ब्रेन हैक कर रहे हैं, ब्रेन हैक कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि द थिंग इज सैडली मैटर्स आर नॉट मच बेटर इन द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में भी आप देखो कई बार कॉन्टेक्स्ट, डेप्थ एंड एनालिसिस टेलीविजन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो प्रिंट मीडिया में भी डिफिकल्टी है। बट अगर कंपेयर करें तो प्रिंट मीडिया इज लिटिल बिट बेटर देन दिस सोशल मीडिया और दिस वीडियो मीडिया। तो द थिंग इज जर्नलिस्ट भी कैसे यहाँ पर अपनी सैंक्टिटी मेंटेन करें, बिकॉज जर्नलिज्म में भी फिर बात क्या आती है, प्रॉफिटेबल। आप अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हो बट उससे आपका घर चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है, मीडिया हाउसेस को नहीं हो रहा है, तो एट टाइम्स फिर मीडिया हाउसेस भी जैसा पब्लिक चाहती है उनको वैसा ही कंटेंट प्रोवाइड करना चालू कर देते हैं। सो दिस इज द थिंग, कई बार अनक्रिटिकल रिपोर्ट होती है, कई बार प्लॉजिबिलिटी या फिर जो हाफ ट्रुथ्स वहां पे बोले जाते हैं। सो द थिंग इज कि क्या मीडिया ट्रायल हुआ है, इनोसेंट पीपल का रेपुटेशन सोशल मीडिया एंड मीडिया ने स्टेक पे लगा दिया है, क्या वो रीस्टोर हो पाएगा? द डिस्टिंक्शन अमंग फैक्ट, ओपिनियन एंड स्पेकुलेशन, ये जानना चाहिए। फैक्ट इज फैक्ट, ओपिनियन मतलब ये आपका मानना है, कल आपका मानना बदल भी सकता है, हो सकता है आपके पास इंफॉर्मेशन, मैच्योरिटी या करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपका ओपिनियन गलत है, तो ओपिनियन इज नॉट फैक्ट। स्पेकुलेशन इज नॉट फैक्ट, रिपोर्टेज, र्यूमर फैक्ट्स नहीं है, सोर्स्ड इंफॉर्मेशन, अनफाउंडेड एलिगेशन फैक्ट्स नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। सो द थिंग इज जर्नलिज्म में ये चीजें सिखाई जाती है बट टीआरपी और व्यूज के कारण कई बार ये चीजें ब्लर हो जाती है। फिर यहाँ पे बताया है कि एज अ ऑडियंस भी हमें क्रिटिकल रहना चाहिए, मीडिया को तो क्रिटिकल रहना चाहिए बट हमारा भी जो टेस्ट है वो बेटर होना चाहिए, चॉइसेस बेटर होनी चाहिए। सो कई बार मीडिया को एज अ वेपन भी यूज किया जाता है डेमोक्रेसी में, अकाउंटेबिलिटी सेट वहां पर नहीं होती है, कई बार गैग ऑर्डर्स भी आ जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सो मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता है। सो द थिंग इज, if instead all we have is a blunt axe, society is not well served. The free press is both the mortar that binds together the bricks of our country's freedom and the open window embedded in those bricks. We need to have a free and fair media. फिर इसके बाद यहाँ पे बताया ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले, तो अगेन सबसे पहले के बजाय होता है सही कौन आया है, सबसे पहले कौन आया है नहीं, सही कौन आया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले तो हमें कल्चर ऑफ फैक्ट वेरिफिकेशन देखना पड़ेगा। एज अ ऑडियंस भी आप हमेशा वेरीफाई करो क्या बोला गया है, उससे इंपॉर्टेंट है किसने बोला है, जिस पर्सन पे आप बिलीव कर रहे हो क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, क्या वो ऑथेंटिक है, नो। एंजेंडर अ कल्चर ऑफ फैक्ट वेरिफिकेशन एंड एक्यूरेसी दैट द इंडस्ट्री करंटली अपीयर्स टू लैक। तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं, करेक्ट न्यूज देना ज्यादा जरूरी है। वी मस्ट इंसिस्ट ऑन बेटर जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग एट एक्रेडिटेड मीडिया इंस्टीट्यूट्स, ताकि एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी और फेयरनेस स्टूडेंट्स को सिखाई जाए, ताकि बचपन से ही जो स्टूडेंट्स भी हैं अर्ली एज में उनका करेक्ट वैल्यू सिस्टम हो। देन इसके अलावा फॉल्स क्लेम, इंटेंशनली मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स ब्रॉडकास्ट में नहीं होने चाहिए। थर्ड, हमें पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए, हम एको चैम्बर नहीं बन जाए कि जो गवर्नमेंट बोल रही है मीडिया उसी को एम्पलीफाई कर रहा है। तो द थिंग इज मीडिया एको चैम्बर नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्ट मस्ट वेलकम कमेंट्स एंड फीडबैक फ्रॉम देयर व्यूअर्स एंड रीडर्स टू जनरेट बोथ एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मीडिया। और फिर गवर्नमेंट को लॉज एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए ताकि अनएथिकल मीडिया जो है, जो पीपल्स वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो भी हम चेक करें।
बाकी ट्राई को ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करने की ज़रूरत है। टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द बेस्ट इज येट टू कम। सी, इंटरनेट का जो इनिशियल जो बज था वो अब सेटल हो रहा है। आज की डेट में इंटरनेट में सब समझदार हो गए हैं, पॉपुलेशन भी हमारी मैच्योर होती जा रही है। द बेस्ट इज येट टू कम। इंडियाज पॉपुलेशन इज बिकमिंग मोर लिटरेट बाय द डे, रिजल्टिंग इन एन एवर ग्रोइंग मास ऑफ मीडिया कंज्यूमर। बट यहाँ पर मीडिया को ज़रूरी होगा कि ये इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड, पॉलिटिकली अवेयर इंडिया को अकाउंटेबिलिटी के साथ सोसाइटी सेफ पीपल टू दिस कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। बिकॉज डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी उतनी ही अच्छी होती है जितनी अच्छी वहाँ की जनता होती है, तो जनता का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्राफ्टिंग अ न्यू फेज इन इंडिया, यूके डिफेंस टाइज, यूके के साथ डिफेंस पार्टनरशिप है। शुड एआई मॉडल्स बी अलाउड टू यूज कॉपीराइटेड मटेरियल्स फॉर ट्रेनिंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? डेटा गैदर करता है, डेटा से एक इंटेलिजेंस डेवलप करता है। बट ये जो इंटेलिजेंस है, ये क्या कॉपीराइटेड मटेरियल से सेफगार्ड होगा? इस पे एक सवाल है। बिकॉज कई बार जैसे चैट जीपीटी एसेज लिख रहा है, न्यूज़ लिख रहा है, बट इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सब मीडिया हाउसेज है। तो यहाँ पे अगेन उनको कॉम्पनसेट कैसे किया जाए, ये बात है। क्रूजिंग ओवर वाटर, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु है। ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द कंट्री है, 6 लेन्स का है। 42 किलोमीटर जो डिस्टेंस थी मुंबई और नवी मुंबई की, अब ये डिस्टेंस कवर हो गई है केवल 42 मिनट्स में। सैटेलाइट्स वेदर कैसे ट्रैक करते हैं? तो सैटेलाइट्स एक्चुअली वेदर ट्रैक करते हैं कलर के थ्रू। कलर में क्या होता है? सैटेलाइट्स अप ऑफ द स्काई, ऐसे अर्थ के चारों तरफ है। तो ये जो डिफरेंट कलर्स हैं आईएमडी के, जैसे आपने ये वेदर मैप देखा, अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई करते हैं कि स्नो कहाँ पर है, फॉरेस्ट कहाँ पर है। तो फॉग है, स्नो है, इसके लिए हम रेडियोमीटर, एटमॉस्फेरिक साउंडर भी हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे आईएमडी ने बताया हरियाणा चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा स्नो है। हमारे पास सैटेलाइट है इनसेट 3D सैटेलाइट, इनसेट 3D सैटेलाइट एंड इनसेट 3D आर सैटेलाइट भी है। यहाँ नाइट माइक्रोफिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ करते हैं। आरजीबी होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इससे हम डिटरमाइन करते हैं सोलर रिफ्लेक्टेंस एंड ब्राइटनेस टेम्परेचर। सोलर रिफ्लेक्टेंस एंड ब्राइटनेस टेम्परेचर। सोलर रिफ्लेक्टेंस रेशो है अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। सोलर एनर्जी कितना रिफ्लेक्ट किया और उस पर कितना इंसिडेंट था, तो इससे एक टर्म आता है जिसको सोलर रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। ब्राइटनेस टेम्परेचर का बताता है उसका टेम्परेचर कितना है करस्पॉन्डिंग टू द सरफेस टेम्परेचर। तो हम रिफ्लेक्टेंस और टेम्परेचर के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। सो द थिंग इज, ये दोनों पैरामीटर्स हमें अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं। इसके अलावा हम थर्मल रेडिएशन भी आइडेंटिफाई करते हैं। फिर डिटेल में ये बताया इनसेट 3D का डे माइक्रोफिजिक्स का डेटा है, अलग अलग वेवलेंथ को ये आइडेंटिफाई करता है। और कलर के थ्रू फिर आइडेंटिफाई, जैसे कहाँ क्लाउड है, कहाँ थंडर स्टॉर्म है, कहाँ स्नो एरिया है, कहाँ पर फायर है। तो ऐसे करके हम एक डिटेल्ड मैप बनाते हैं और ये वेदर सैटेलाइट्स हमें एक स्पेस से बर्ड्स आई व्यू देता है डिफरेंट वेदर फिनोमिनन का। अब एक होता है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर वो डिवाइस है जो वेरियस यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन को मेजर करता है, टिपिकली टेकिंग एडवांटेज ऑफ रेडिएशंस इंटरेक्शन विद मैटर। तो इससे हम रेडियोमेट्री भी यूज करते हैं। और फिर इसके अलावा इंडिया में वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर है, कल्पना 1 एंड इनसेट 3A। ये हाई रेजोल्यूशन जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये हम एक डिटेल्ड मैप बना के तैयार करते हैं वेदर एक्टिविटीज का। देन दिस इज नेक्स्ट वन। Gentlewoman is the opposite of gentleman. Gentleman, a man who is polite and show consideration for the feelings of other people. तो उनको हम बोलते हैं gentleman। और ऐसे ही जेंटल वुमन है। देन नॉन वेजिटेरियन है, अब ब्रिटेन वेस्ट इन जनरल। वीगन है, वीगन आज वर्ड काफ़ी यूज हो रहा है। वीगन इज वन हु इज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, हु डज नॉट ईट मीट, फिश, एग्स, चीज और मिल्क। जो मिल्क भी नहीं खाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं वीगन। देन इसके अलावा चार्लटन है, मतलब जो दूसरों को डिसीव कर रहा है, स्पेशली इन मेडिसिन में, दैट इज कॉल्ड, जैसे डॉक्टर्स एट्सेट्रा कई बार हम यूज करते हैं। देन द कोस्ट इज क्लियर, मतलब कोई डेंजर वहां पर नहीं है, क्लियर स्काई है। नॉन प्लस्ड का मतलब है फिल्ड विद बिविल्डरमेंट। ये नेक्स्ट पेज है। देन सब कैटेगराइजेशन। कोचिंग सेंटर्स को बोला गया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल नहीं करना है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अलाउ नहीं है। कई बार मिसलीडिंग प्रोमिसेस होते हैं, टॉल प्रोमिसेस होते हैं।
रैंक गारंटी की जाती है। कई बार आप देखोगे टॉपर्स के हर जगह फोटो आते हैं, हर जगह नाम आता है, मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं। तो नई गाइडलाइंस ये है कि हम बच्चों पे जो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है इसको हम कम करें। तो रेगुलेट करने की गवर्नमेंट कोशिश है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आने वाले टाइम पे और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आने वाले हैं। द थिंग इज कि यहाँ पे क्लैरिटी होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपैशन होना चाहिए और ह्यूमैनिटी होनी चाहिए वहाँ पे। बिकॉज एजुकेशन सेक्टर में यू आर नॉट डीलिंग विद द प्रोडक्ट, यू आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ वन स्टूडेंट। सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ some products, it is a question of life. You are dealing in the currency of life, so there has to be certain responsibility, certain accountability. Then this is India says it hopes to resolve issue of troops in Maldives. तो relations अभी normalize होंगे यहाँ से. Maldives is an important country for us. Then this is central government and यहाँ पर stamp है. GM crops will make edible oil cheaper. तो ये GM crops है. GM crops से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. एडिबल ऑयल इंडिया में हम प्रोड्यूस तो करते हैं बट हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ता है. सो यहाँ पर GM क्रॉप्स हमारी जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसको फुलफिल कर सकता है. जैसे पाम ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर, कैनोला क्वालिटी मस्टर्ड ऑयल, ये जो है हमने इंपोर्ट किया है और 1,15,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च भी किए. सो दैट इज वाई गवर्नमेंट इज सेइंग कि जैसे ये GM मस्टर्ड है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 है जो GM क्रॉप है मस्टर्ड का, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी होती है GEAC, वो इसको ओके करेगी. आप बता सकते हो GEAC किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है? डॉक्टर्स से पूछा गया है एंटी माइक्रोबियल जस्ट लाइक दैट आप सजेस्ट नहीं करें. बांग्लादेश मिनिस्टर इंडिया आए हैं. हाउदीज पे अटैक, एयर स्ट्राइक सदन पे है. गाजा, रशिया रिजेक्ट्स US बिड्स फॉर आर्म्स कंट्रोल टॉक्स. चाइना फिलीपींस एंड दिस इज चाइनीज मैन एंड इंडिया लॉग फॉर फर्मर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ सॉलिडिफाई हो रही है. एयरक्राफ्ट असेंबली है. SBI 50,000 करोड़ के इशू ऑफ बॉन्ड्स करेगा पैसे. फॉक्सकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग है. मोबाइल सर्विसेज पोल के बाद महंगे होंगे. ICICI है. कोल इंडिया है. लिथियम काबिल, अभी हमने अर्जेंटीना से भी एक MOU साइन किया है. दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज. और यहाँ पर है इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेस्टिंग फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. सो ये कार्सिनोजेनिक भी होता है तो इसका टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग जरूरी है. इसकी वैक्सीनेशन भी होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू सेक्सुअल हाइजीन, एज ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड इम्यून स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. तो DNA टेस्टिंग भी यहाँ पे रिकमेंड किया है. WHO बोलता है स्क्रीनिंग होना चाहिए यहाँ पे. सो दिस इज द थिंग. देन तमिलनाडु वॉक इन मॉडल है. TB सर्विसेज, तो TB मुक्त भारत भी हमें करना है. सो दिस इज 2 days 18th एंड 19th का न्यूज़पेपर. और आंसर राइटिंग भी हमारा पेंडिंग है. आंसर राइटिंग ऑलमोस्ट पूरा हो गया है हमारा बैकलॉग. एक टेस्ट पेपर का बस व्यू देना है, फीडबैक, वो मैं कल दूंगा. और कल से हम नए क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे. तो आंसर राइटिंग कल से रिज्यूम करेंगे. ऑलराइट. सो दिस इज टुडेज ब्रीफ. सो दिस इज 18th-19th जनवरी. क्लासेस हमारी रेगुलर रहेगी. ये टेस्ट सीरीज कोर्स है और ये प्रीलिम्स 1 है जिसमें आगे चल के हम रिवीजन भी करने वाले हैं. सो यू कैन ज्वाइन दीज 2 कोर्सेज. आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe. Good night everybody. Good night. Take good care of yourself.